हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स चैनल पे स्वागत है। आपको पता है कि यहाँ सीडीपी की डेली यहाँ पे जो भी रूटीन है उसमें क्लास करवाया जा रहा है, जिसका 6वां लेक्चर है। अगर आप एक अच्छा नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक होने वाला है आपका अधिगम। यह आपकी अगली कड़ी में होगा। तो चलिए अधिगम को हम पढ़ते हैं। अधिगम क्या है और इसके जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जिसे हम सोपान कहते हैं। विभिन्न क्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे और अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिक के, उसको भी आगे हम कवर करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का अर्थ है सीखना, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। अगर बात करें अधिगम के शाब्दिक अर्थ की, तो मैंने आपको बताया कि अधिगम का अर्थ सीखना होता है या व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन दो तरीके से होता है। एक तो होता है अस्थायी परिवर्तन और दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम में काउंट करते हैं, यानी कि उसे ही हम सिर्फ अधिगम कहते हैं, जो हमारा अस्थायी परिवर्तन होता है। और अस्थायी परिवर्तन, इसे हम अधिगम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आप यहाँ से एक बार देखिए कि अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति में अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा अस्थायी परिवर्तन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम, यानी कि लर्निंग कहते हैं। अब अधिगम अस्थायी अस्थायी की मैंने बात तो कर दी, लेकिन परिवर्तन होता कैसे है? किसे अस्थायी कहेंगे, किसे अस्थायी कहेंगे। अस्थायी से अर्थ है कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो अधिगम होता है उसे हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि इससे हमारे जो बच्चा होता है, जो बाल विकास का हम अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, इससे अस्थायी रूप से सीखता है, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है और ग्रोथ करता है। ठीक है, यानी कि उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं अस्थायी परिवर्तन। जैसे बीमारी के कारण भी व्यवहार क्या होता है? चेंज हो जाता है, मतलब परिवर्तन आ जाता है, लेकिन वो अस्थायी तो नहीं है, वो कुछ दिन के लिए है, इसलिए हम इसे अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। और शराब अगर मदिरा व्यक्ति पीता है तब भी उसके व्यवहार में देखा जाए तो चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाता है। तीसरा आपका पॉइंट हो गया परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी। ये भी क्या होती है? एक समय काल होता है, मतलब एक समय होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है, तो इसे भी हम काउंट नहीं करते हैं। और ये जो परिपक्वता है आपका, पिछले 2018 का अगर प्रश्न देखेंगे रीट एग्ज़ाम का, तो रीट एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है, ठीक है, कि अस्थायी परिवर्तन जो परिपक्वता है, इसको हम व्यवहार में जो आपका अधिगम है इसमें काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर इसका था नहीं में आपका आंसर था। ठीक है, इसके बाद थकान। अगर व्यक्ति के अंदर थकान आ रही है या वो निद्रा में है, सोया हुआ है, बहुत सो रहा है, तब भी उसके व्यवहार में क्या मिलेगा? आपको परिवर्तन मिलेगा, लेकिन उससे हम क्या कहेंगे? अस्थायी परिवर्तन, यानी कि अधिगम नहीं मानेंगे। अगला आपका है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया कि अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं। इसके बाद परिपक्वता शब्द जो बना है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग की अगर बात करें तो अर्नोल्ड गैसेल ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अर्नोल्ड गैसेल ने। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने साथ पेन, कॉपी वगैरह रखें और कलर्स की, विभिन्न कलर्स की पेन भी रखें। इससे आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी और आपके नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे। इसकी पीडीएफ मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड करूँगा। मैंने कहा है आपसे मर्ज करके दूंगा, तो वही होगा। एक कोर्स के लिए मैं तैयार भी कर रहा हूँ, एक अच्छा खासा लेवल का। तो यहाँ अगर बात करें मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि अधिगम को लेकर के जो परिभाषाएं आपके सामने रखी गई हैं उसे मैं बता रहा हूँ आपको कि गेट्स ने क्या है। ठीक है, गेट्स और उसके साथी जो अन्य हैं उन्होंने क्या कहा है, तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। ऐसा किसका कहना है? ऐसा गेट्स का कहना है। यानी कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अगर किसी व्यक्ति के पास अनुभव है, उसके अनुभव से
और यदि वो प्रशिक्षित है यानी कि ट्रेनिंग किया हुआ है, तो उस कारण से जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। तो इसका जो कीवर्ड है वो अधिगम और प्रशिक्षण है। सिर्फ इतना आप समझे। गेट्स और अन्य क्या कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो सिर्फ अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसका कीवर्ड जो होता है इसको आप नोट कर लेना। अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो अनुभव और प्रशिक्षण, इसको नोट करना। अब बात करते हैं क्रो एंड क्रो साहब की जो परिभाषा है, उन्होंने अधिगम को क्या कहा है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि अधिगम जो है वो क्या है, ज्ञान, अभिवृत्तियों तथा आदतों का अर्जन है। ठीक है, ज्ञान क्या है, अभिवृत्तियों तथा आदतों का अर्जन है, इसे हम अधिगम कहते हैं। कौन कहता है, क्रो। मतलब ज्ञान आपके पास हो रहा है बहुत सारा, अभिवृत्तियों से आप सीख रहे हैं या अपनी आदतों से आप सीख रहे हैं। आदत क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी आदत हमें पड़ जाती है। तो इसलिए उससे जो सीखा गया होता है, उससे जो हम अर्जित करते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो। तो इनकी जो कीवर्ड इनके हैं तो उसको आप ज्ञान, अभिवृत्ति और आदत, जब ये तीनों वर्ड मिल जाएं कहीं भी डिफिनीशन में या ऑप्शन में, तो आप समझ लेना कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। इसके बाद बात करते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है, इनका आप कीवर्ड लॉक कर लेना है कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया। ठीक है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। तो अब डिफिनीशन देखते हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। या फिर इन्होंने एक और परिभाषा दी कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। अब बात करते हैं गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने कहा कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है, उसके कारण अगर आपके व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं तो उसे हम अधिगम कहेंगे। अब अधिगम के देखिए दो पहलू होते हैं, एक तो होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। लेकिन हम दोनों को ही अधिगम कहेंगे। अगर बच्चा अगर अच्छा सीख रहा है तो भी अधिगम का ही भाग हुआ, अगर कुछ गलत सीख रहा है तब भी अधिगम हुआ। मतलब वो अर्जित कर रहा है, उससे सीख रहा है। ठीक है, तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था। इसकी परिभाषा पूछी जा चुकी है, ठीक है, आपके यूपी टेट एग्जाम में। अब बात करते हैं क्रॉनबेक की। क्रॉनबेक कहते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है या संशोधन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। क्रॉनबेक के अनुसार अगर देखें तो अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना क्या है, अधिगम है या अधिगम कहलाता है। किसने कहा था, क्रॉनबेक ने कहा था। अब हिलगार्ड की बात करते हैं। तो इसने कहा था कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि इसका जो कीवर्ड है ना, पुराने अनुभव, यानी सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रतिक्रिया है। और ये क्या होता है, पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी पुराने अनुभव से जो कुछ सीखा जाता है उससे जो व्यवहार में परिवर्तन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। किसने कहा था, हिलगार्ड ने कहा था। ठीक है, गिलफोर्ड ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो दोनों में थोड़ा सा आप याद रखें, हिलगार्ड और गिलफोर्ड दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। यहाँ पे अगर बात करें अधिगम के जो स्टेप्स होते हैं, यानी स्टेप्स ऑफ लर्निंग या अधिगम के सोपान जिसे हम कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज़ आप क्यों सीखते हो, उसको सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, अभिप्रेरणा हिंदी होता है जिसे इंग्लिश में हम मोटिवेशन कहते हैं। या आप समझ लीजिए आवश्यकता, आप क्यों पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको जॉब लेनी है, आपको टीचर बनना है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, पढ़ना चाहते हो। तो आपको आवश्यकता है, कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता नहीं रहेगी तो क्या आप पढ़ाई करोगे, और आवश्यकता जब आपको रहेगी तो आप अपना लक्ष्य बनाओगे। लक्ष्य आपका क्या है, टीचर। ठीक है, हमको टीचर बनना है, आपका ये लक्ष्य हो गया, उद्देश्य हो गया। अगर ये लक्ष्य आपका उद्देश्य है तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। ठीक है, क्यों, आप अचानक से तो टीचर नहीं बन जाओगे, उसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी मतलब आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, उसी को हम बाधा समझेंगे कि आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना है। यूपी टेट
एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, या तो फिर रीट वगैरह क्वालिफाई करना है। मतलब जिस स्टेट का जो अवेलेबल है वो आपको पहले क्वालिफाई करना है, तब आप जाके सुपर टेट एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, यही बात है। तो सबसे पहले क्या आपकी बाधा है? आपकी बाधा है यूपी टेट, सी टेट या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम आपके हो गए, ये आपकी बाधाएं होंगी। अब उसके लिए आप क्या होंगे? उसके लिए कहीं ना कहीं आपको तत्पर होना पड़ेगा। अगर ये आपके बीच में आपका यहाँ पे गोल है, ठीक है, मैं अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे आपका गोल है और यहाँ आप हो, आपको इतना दूर जाने में आप देखेंगे बहुत सारी बाधाएं यहाँ बीच में मिलेंगी। तो इसको कहीं ना कहीं आपको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्पर होना पड़ेगा। और तत्पर होने के लिए आप क्या करेंगे? एक वातावरण का निर्माण करेंगे, यानी कि आपका कोचिंग संस्थान हो गया या आप ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक शांत कमरे में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा कि एक अपने वातावरण यहाँ पे तैयार कर लिया अपने अधिगम के लिए, यानी कि सीखने के लिए आपने क्या किया? वातावरण बनाया, वैसा माहौल आपने क्रिएट किया। ठीक है, अब बात करते हैं विभिन्न अनुक्रियाएं या अंतःक्रिया करना। देखिए, अगर आपका गोल यहाँ पे है, मैंने आपको बताया गोल है, और यहाँ आप हो, ठीक है, ये कोई बच्चा है या आप हो समझ लो, तो यहाँ से आपको जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अनुक्रियाएं करनी पड़ेंगी, बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, यानी कि मेहनत करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे क्या होगा? क्रिया करना पड़ेगा, या अंतःक्रिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप पढ़ाई करोगे। अपना गोल क्या है? टीचर बनना है हमें अगर टीचर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंतःक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम? जब अंतःक्रिया कर लेते हैं, मतलब कि आप परीक्षा में बैठे, अपना सारा क्वेश्चन आपने कर लिया, आपने पढ़ाई यहाँ माहौल बनाया, आपने पढ़ाई किया तत्परता के साथ, और यहाँ पे आपने अनुक्रियाएं कर दी, यानी कि पेपर हॉल में बैठे हैं, परीक्षा हॉल में, वहाँ पे अपना पेपर आपने सबमिट कर दिया। अब क्या करोगे आप क्या करोगे कि जो आपका मूल्यांकन कब होगा? जब आप मतलब रिज़ल्ट का वेट करते हो, तो वहाँ पे आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो आप उसको क्या करते हो? अपने अनुभव का एक संगठन करते हो, यानी कि सारी चीज़ें कलेक्ट करके आप उसे छानबीन करते हो या समझने की कोशिश करते हो, अपना मूल्यांकन करते हो, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? तब जाके कहीं आपके व्यवहार में क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि आपकी जब टीचर की जॉब लग गई, नौकरी लग गई, तब जाके कहीं आप अस्थायी हो गए। अस्थायी हो गए तो अस्थायी परिवर्तन हुआ। जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। तो उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इससे अच्छा भी कोई समझाता है तो आप पढ़ सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा और अच्छी खासी आपकी तैयारी करवा दूँगा मैं, इतना मुझे भरोसा है। अगर बात करें अधिगम की विशेषताएं की, तो अधिगम क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये अर्थात हम किसी से भी सीख सकते हैं। ठीक है, अधिगम का अर्थ यही है कि हम किसी से क्या कर सकते हैं, मतलब किसी से जो कुछ भी सीखते हैं हम, क्या होता है? अधिगम का ही भाग होता है। लेकिन बच्चे के अंदर जब देखेंगे आप, तो बच्चा हमेशा उसी से सीखना चाहता है जो बच्चे से अधिक जानता है। ठीक है, उससे ही सीखना चाहता है। वो छोटे बच्चे से देखेंगे आप तो कम सीखता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनसे ज़्यादा सीखने की वो कोशिश करता है, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता है या उनकी नकल करता है। अब यहाँ पे बात करें सीखना। सीखना क्या है? वातावरण की एक उपज है, यानी कि अधिगम क्या है? एक वातावरण की उपज है। इतना आप याद रखेंगे, ये वन लाइनर में है, तो इसको इसी तरह से याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स हैं। तो अधिगम क्या कर रहा है? जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि देखिए लाइफ में आप कभी ना कभी हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ आप सीख रहे होते हो, चाहे किसी भी पड़ाव पे आपको। ठीक है, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद से ही बच्चा जो है ना वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि सीखने का जो अर्थ है उससे क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन करना है। ठीक है, सीखने का जो अर्थ है, निश्चित अर्थ है, उससे क्या मतलब है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन करना है, यही उसका अर्थ है जो मैंने आपको आगे बताया था अस्थायी परिवर्तन को लेकर के। अब बात करते हैं अधिगम एक क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मतलब चलता ही रहता है, मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हो, चाहे किसी स्टेज पे हो। इसके बाद क्या होता है कि अधिगम में बुद्धि में विकास होता है। ठीक है, सीखना क्या है? बुद्धि में विकास करना है। आप कुछ सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि क्या कर रही है? विकसित हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है आपके माइंड के अंदर। ठीक है, इसके बाद
बात करते हैं तो अधिगम क्या होता है, सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। यहाँ पे पूर्ण हो गया है तो आप इसको उद्देश्य पूर्ण कर लेंगे। तो जो अधिगम होता है आपका क्या होता है, सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। ठीक है, मतलब हमने पहले अपना क्या बनाया, उद्देश्य बनाया था कि हमें टीचर बनना है। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको समझाया यहाँ पे आप थे, और यहाँ से आपको गोल क्वालिफाई करने के लिए क्या करना था, बहुत सारे मतलब स्टेप से उनको फॉलो करना था। ठीक है, और वातावरण क्रिएट करना था, फिर उसके बाद उसके लिए तत्पर होना था, और मतलब एक माहौल क्रिएट करने के बाद आपको लग जाना था उसमें। ठीक है, मतलब प्रतिक्रिया करनी पड़ रही थी, प्रतिक्रिया के बाद आपने मूल्यांकन किया, अंतःक्रिया किया और मूल्यांकन किया, फिर जाके आप कहीं अस्थायी परिवर्तन कर पाए। तो हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। उद्देश्य आपका क्या था, टीचर बनना। इसके बाद सीखना क्या है, अनुभव का एक संगठन है। मैंने बताया जो आप मूल्यांकन कर रहे हो वो क्या है, एक संगठन ही तो है। विभिन्न अपने क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हो, क्वेश्चन को एक साथ कलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका क्या हुआ, वो आपका कहीं न कहीं एक संगठन का हिस्सा हुआ। इसके बाद बात करते हैं कि अधिगम जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। मैंने आपसे बताया कि एक बच्चा जो है किसी से गलत भी सीख सकता है और अच्छा भी सीख सकता है, लेकिन अच्छा सीखे या गलत सीखे, दोनों क्या होगा, अधिगम ही होगा। अधिगम का, क्योंकि अधिगम का अर्थ ही है सीखना या फिर परिवर्तन करना। तो परिवर्तन तभी होगा जब वो कुछ सीखेगा। इसके बाद बात करते हैं कि अधिगम क्या है, एक सक्रिय रकर होता है। ठीक है, अधिगम तभी किया जा सकता है जब आप तत्पर रहते हो, मतलब किसी चीज़ को लेकर। अगर आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हो और यहाँ पे आपका ध्यान ही नहीं है, तो आप कितना भी मतलब वो कर लो, कोई कितना भी समझा दे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपको सक्रिय होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, या फिर कह लीजिए आपको तत्पर होना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। जैसे यहाँ पे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, आप नहीं सीखना चाह रहे हो, आपका ध्यान उधर साइड में है कि कौन क्या कह रहा है, तो फिर आप कहाँ से सीख पाओगे। आपको सक्रिय रहना ही पड़ेगा। फ़ोन लेके आपको बैठना है अगर पढ़ाई करने के लिए, तो आपके साथ पेन और नोट्स वगैरह होने ही चाहिए, तभी आप नोट्स कर पाओगे, तभी आप सक्रिय रह पाओगे, अगर आपका यहाँ पे ध्यान है। तो अधिगम क्या है, एक सक्रिय रहकर होता है। ठीक है, अधिगम सक्रिय रहकर किया जाता है। अगला पॉइंट है, अधिगम में समय लगता है। जी हाँ, जैसे कि अधिगम क्या हुआ, सीखना। अगर आप CDP की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, CDP की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी लेक्चर मैं बता रहा हूँ, लेक्चर कहीं ना कहीं आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो टाइम लगना मतलब समय, कहीं ना कहीं आपका समय लग रहा है। तो अधिगम क्या होता है, समय लगता है लेकिन आप सीखते ज़रूर हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका कि अधिगम से अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया कि अधिगम से क्या होता है, मैक्सिमम आप देखोगे। अपेक्षाकृत का अर्थ यही है कि मैक्सिमम मतलब अधिकतर आप देखोगे तो अस्थायी परिवर्तन होता है अधिगम से। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। बिल्कुल, कैसे सहायक नहीं होगा, आप ही बताओ। कि अगर आप कुछ सीख रहे हो तो वो आपके विकास में हेल्प तो करेगा ना। अब विभिन्न चीज़ें, विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीख रहे हो, जैसे आपको समाज में कैसे रहना है वो भी तो आप सीख रहे हो, लर्निंग ही तो कर रहे हो, किसी से आप सीख रहे हो, तौर तरीक़ों के बारे में है, विभिन्न क्रियाएँ आप कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, अब अधिगम करके ही कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। सेम पॉइंट है, मैंने आपको जैसा कि बताया था यहाँ पे कि अधिगम क्या होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत की, जो आपके अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं इसमें आप देख लीजिए। तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, ये सिद्धांत मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत होगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, या फिर प्रयास भूल का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसे हम कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। इसके बाद बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, किसने दिया था, तो IP पावलोव ने दिया था। ठीक है, इवान P पावलोव इनका नाम है। इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो स्किनर का सिद्धांत है, किसने दिया था, स्किनर ने ही दिया था। इसके बाद गेस्टाल्ट सिद्धांत, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक इसमें आए, आपके कोहलर आए, वर्दीमर आए, कोफा आए और लेविन आए। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, एक एक करके पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर कैसे प्रयोग किया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे यहाँ तक, जो आज का लेक्चर मैंने बताया है, यहाँ तक आप पॉइंट कंप्लीट करेंगे।
बाकी आप अच्छे खासे नोट्स यहाँ पे तैयार कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आपने बहुत सारे चैनल तो सब्सक्राइब किए होंगे, एक बार आप इसको करके देख लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप देख लीजिएगा, ऐसे डैश करके आपको मिलेगा लिंक, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ सब ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। और मैं बहुत मेहनत करता हूँ टाइप करने में, और फिर जाके आपको कहीं एक्सप्लेन कर पाता हूँ, आपका नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सपोर्ट ज़रूर करना। धन्यवाद।